स्वागत है 360 एकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे अगला एशियंट का अगला टॉपिक, वो है ताम्रपाषाण काल। देखिए हमने पढ़ लिया था पाषाण काल, तो पाषाण काल आपने देख भी लिया है क्या कैसे मानव का विकास हुआ। और उसी में आगे देखिए होता क्या है, मानव को एक धातु मिल जाती है। उस धातु को हम क्या बोलते हैं, शुरुआत में जो सबसे पहले धातु मानव ने प्रयोग किया था क्या बोलेंगे, तांबा। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इसीलिए देखिए जहाँ तक तांबे का प्रयोग करता है मानव, तो उस काल को हम क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल। जहाँ तक उस तांबे से अपना काम चलाया, फिर आगे उसको एक धातु मिल जाती है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल है वो पाषाण काल और कांस्य युग का संक्रमण जोन है, ठीक है। क्या है, संक्रमण जोन। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल है वो कांस्य युग में ही पनपा, तो हम सामान्य रूप से उसको क्या मान लेते हैं कि वो कांस्य युग की ही सभ्यता थी। लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। कांस्य युग पर हम थोड़ा बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए ताम्रपाषाण काल, ठीक है। हेडिंग डालिए ताम्रपाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, देखिए अभी यहाँ पर हम कोई सभ्यता नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ संस्कृति का यूज करेंगे कि मतलब जो मानव की जो परंपरा विकसित थी उसी परंपरा के अनुसार वो काम अपना कार्य करता था, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या उसका कोई आर्थिक कार्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सभ्यता नहीं बोले, इसको सिर्फ हम बोलेंगे ताम्रपाषाण काल ही। पत्थर का प्रयोग किया और किसका प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, ठीक है। तो इसकी कुछ संस्कृतियाँ हैं, जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत की संस्कृति अलग है, पाकिस्तान की अलग हो जाएगी, चाइना की अलग हो जाएगी। इसी तरह भारत में 3 स्थल खोदे गए थे, तो हम 3 संस्कृतियाँ नाम देते हैं। तो उनमें जो खुदाई हुई थी वो स्थल के नाम, जहाँ पर खुदाई हुई थी उसके नाम पर उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैप बनाइए, बहुत छोटा चैप्टर है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कुछ लग रहा है, हाँ। यहाँ पर मिल जाएगा राजस्थान, ठीक है। इसी राजस्थान में एक नदी है बनास, इसी नदी के नाम पर एक संस्कृति का नाम है, उसका नाम क्या है, बनास घाटी संस्कृति। तो आगे लिखिए, इसी के आगे बनास घाटी संस्कृति, ठीक है। नदी कौन सी है, बनास, और इसी के किनारे पनपी, सो बनास घाटी संस्कृति। यहाँ पर एक स्थल खोदा गया था, इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है आहड़, या इसी को हम बोलते हैं आहार, ठीक, या इसी को हम बोलते हैं तांबावती, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, तांबावती। तो ध्यान रखना, ये स्थल खोदा गया था कहाँ, किस संस्कृति में, बनास घाटी संस्कृति में। और यहाँ से मिलने वाला मुख्य जो साक्ष्य है वो है तांबे की फैक्ट्री। बस इतना ध्यान रखना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। तो तांबे की फैक्ट्री कहाँ से मिली है, आहड़, या हम इसको बोलते हैं आहार, या बोलेंगे तांबावती, ठीक है। और कौन सी संस्कृति से मिली है, बनास घाटी संस्कृति, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मालवा। क्या बोलेंगे, मालवा। इसी के नाम पर एक संस्कृति रखी गई थी, तो उसका नाम है मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा संस्कृति। इसका एक स्थल है इम्पोर्टेंट, उसको लिखिए कायथा। क्या नाम है, कायथा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ से एक तकली मिली। क्या मिला है, तकली, जानते हो, देखा है नहीं देखा है तकली, हाँ। उसका मतलब कुछ आकार ऐसे होता है, एक लकड़ी होती है, इसमें एक कील लगी होती है, और यहाँ पर भी 3 लकड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है। उसको घुमाते हैं और फिर क्या करते हैं, सन वगैरह होता है, उसको हम लपेटते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हुआ है, तकली, इसको ध्यान रखना, ठीक।
कहाँ से मिला हुआ है? कायथा से। कौन सी संस्कृति? मालवा संस्कृति। ठीक, क्या चीज? आगे देखिए, आगे बात करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक संस्कृति है, उसका नाम है जोरबे संस्कृति। क्या नाम है? जोरबे संस्कृति। ठीक, जोरबे संस्कृति। यहाँ का एक स्थल है, मुख्य स्थल, उसका नाम है नवदा टोली। क्या नाम है? नवदा टोली। नवदा टोली। अब यहाँ से देखो क्या मिला हुआ है। यहाँ से मिला पहला साक्ष्य तो खेसरी के खेसरी का अवशेष। एक खेसरी एक दाल होती है, ठीक है, खेसरी। देखिए होता क्या है, कुछ अभी भी कुछ ऐसे अनाज होते हैं जिनको खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दाल हुआ करती थी, सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये दाल है, ठीक है। तो इसको क्यों उगाते थे? इससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी कभी कोई ना कोई तो आपदा आती होगी। जैसे हम सूखे की बात करें, क्योंकि जैसे इसको तभी लोग उगाते होंगे जब कोई इनके पास समस्या होती होगी, या जैसे वर्षा ना हो, ठीक है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी। लेकिन ये ऐसी एक दाल है कि इसको पानी मिले या ना मिले, ठीक है, अपना कार्य करता रहता है। तो इसका मतलब कि बिना पानी से भी इसको उगाया जा सकता है। तो अगर इसको उगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई पानी की समस्या रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है कि यहीं से, ध्यान रखना, इसी नवदा टोली से नहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी की कमी रही होगी। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना, एक और साक्ष्य जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पानी की कमी होती थी कि चूल्हे में कुत्ते की हड्डी, चूल्हे में कुत्ते की हड्डी, ठीक है, चूल्हे में कुत्ते की हड्डी। इसका मतलब क्या है बता सकते हो? जलाने के लिए? हड्डी तो जलती नहीं है। इसका मतलब है कि कभी अनाज की कमी होती होगी तो फिर खाते क्या होगे? क्या खाते हैं? मांस। किसका? हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कई, देखो, एक तो खेसरी से लगता है कि यहाँ पर पानी की कमी रही होगी, नहर की भी साक्ष्य यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, चूल्हे में कुत्ते की हड्डी मिली हुई, तो इससे लगता है कि यहाँ पर सिस्टम बड़ा खराब हुआ करता था, ठीक है। तो इतने स्थल ध्यान रखना ताम्रपाषाण काल के। बाकी बहुत से इक्का दुक्का परिवार मिलेंगे, पाकिस्तान में भी मिलेंगे, ठीक है, कहीं पर एक घर होगा, कहीं पर दो घर होंगे, तो ऐसे कई परिवार हैं। बाकी इनको हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस 3 मुख्य रूप से स्थल खोदे गए, और यहाँ पर जो मेन स्थल हुआ करता था उसके नाम पर यहाँ पर स्थल का नाम दिया गया है। आहार, जैसे यहाँ पर एक आहार पड़ता है उसी के नाम पर है, और इसका संस्कृति हमेशा विशेष स्थान के नाम पर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सभ्यता भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभ्यता हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि कोई सामाजिक सिस्टम नहीं है। और मानव का जब सामाजिक सिस्टम आता है तो उसका रहन सहन, ठीक है, हर सिस्टम, हम एक दूसरे से कैसे संबंध रखें, वो उन चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है। तो चलो इसको इतना ही, आगे हेडिंग डालिए कांस्य युग। कांस्य युग, कांस्य युग के कई नाम हैं, एक दो बता दो, बता भी चुके हैं, बताओ। नाम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कांस्य युग, दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा, ठीक। और इसको बोलते हैं सभ्यता, बोलते नहीं बोलते हैं? क्या इसके पहले सभ्यता शब्द यूज किया? नहीं। तो इसका कारण क्या है ये भी देखते हैं। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कांस्य युग का उद्भव कहाँ से हुआ, ठीक है, ये मतलब कहाँ से आए। भारत में इन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता का विकास किया, लेकिन आए कहाँ से ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको पता होगा, हम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ चुके भी हैं, कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये सब सिस्टम, जिसकी जब खुदाई चल रही थी तो हम लोग गुलाम थे, तो सभी को पता है, ठीक है। 1922 के आसपास की बात है जब यहाँ से शुरुआत हुई थी, 1921-22 में खुदाई स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग क्या थे? गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जाहिर सी बात है पूरा कार्य कौन कर रहे थे? अंग्रेज लोग कर रहे थे। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना, हुआ क्या
एक व्यक्ति थे, उनका नाम सुना होगा, सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। तो इन्होंने देखा, हड़प्पा क्षेत्र था पाकिस्तान में, कि यहाँ पर कुछ अद्भुत रहस्य है। उनको लगा कि यहाँ पर कुछ नई चीज़ रही होगी, ठीक है। तो इसी के कारण उनके कहने पर गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, उसने एक विभाग की स्थापना की। कहा पहले कोई विभाग बना ले, तब हम सिस्टम से इस पर काम करें। तो फिर वहीं पर बनता है विभाग, वो बनता है पुरातत्व विभाग, ठीक है। सबके अलग अलग विभाग होते हैं। उस पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल के देख रेख में इस हड़प्पा पर कार्य भी चला था। उन्होंने एक एक करके व्यक्तियों को भेजा था कि जाओ अपना स्थल खोद के देखो क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर आगे देखते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने इसकी पूरे सिस्टम को समझ लिया, लेकिन उनके द्वारा एक चीज़ बात कही गई थी कि जो कांस्य युग या हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो ईरान में एक सभ्यता पनपी थी, उसका नाम सुना होगा, सुमेरिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है कि बिल्कुल सुना सुना लग रहा है? क्या लग रहा है? सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? पहले बताओ, कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो तो बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है। देखिए, ईरान तो जानते हो, ईरान जानते हो। ईरान का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। क्या नाम था? मेसोपोटामिया। यहाँ पर एक इस हड़प्पा समकालीन एक सभ्यता पनपी थी, उस सभ्यता का नाम था सुमेरिया। क्या नाम था? सुमेरिया। जैसे हम भारत के भी तो कई नाम देखते हैं, आर्यावर्त, ठीक है, ब्रह्मर्ष देश, सप्त सैंधो प्रदेश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इस पर भी चर्चा करेंगे इतने नाम कैसे आए, ठीक। तो भारत में जो सभ्यता पनपी उसका नाम क्या था? हड़प्पा, प्राचीन सभ्यता जो है। और वहाँ ईरान में जो सभ्यता पनपी उसका नाम क्या था? सुमेरिया। क्या नाम था? सुमेरिया। लेकिन ईरान को पहले ईरान ना बोल करके हम मेसोपोटामिया बोलते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता, ठीक। तो सर जॉन मार्शल का कहना था कि जो हड़प्पा लोगों का विकास हुआ है वो सुमेरिया सभ्यता से हुआ है। कहाँ से हुआ? सुमेरिया सभ्यता से। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, वर्तमान में ये तथ्य ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वहाँ की जो लिपि है, सुमेरिया की जो लिपि है वो अलग है और यहाँ की जो लिपि है वो अलग है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, मतलब हम उसको देख के बताते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप कभी मान लीजिए उदास हो तो आपके चेहरे से लग जाएगा कि आप उदास हो। आप खुश हो तो चेहरे से लगेगा कि खुश हो। तो ये एक भाव होता है, ठीक है, हम भाव से पता कर लेते हैं। तो इनकी जो लिपि हुआ करती थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक, ठीक। लेकिन अगर हम सुमेरिया की लिपि की बात करें तो वो उसकी लिपि थी कीलनुमा, ठीक है। कुछ भाषा ना इसकी पढ़ी गई ना उसकी पढ़ी गई, कोई मतलब नहीं, बस कुछ ऐसे हुआ करता था, ठीक, बस ऐसे कुछ चलता था, ठीक है। कीलनुमा किसकी लिपि थी? सुमेरिया की। तो क्या अगर कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएगा तो क्या अपनी लिपि भाषा भूल जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सुमेरिया सभ्यता से विकसित नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये पूरी की पूरी शहरी सभ्यता है। पूरी क्या है? शहरी सभ्यता है। और सुमेरिया कैसी थी? वो ग्रामीण थी। इसका मतलब ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि कांस्य युग सभ्यता जो भारत में पनपी वो सुमेरिया सभ्यता से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यापार चलता था, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम इस पर देखें तो फिर पनपी कहाँ से आई, इसका विकास कहाँ से हुआ? तो ध्यान रखना, इसके बहुत से स्थल जहाँ पर कांस्य युग की सभ्यताएं हुआ करती, कांस्य युग संस्कृति के कुछ स्थल हुआ करते थे, वहाँ पर इसके स्थल मिले हैं किसके? हड़प्पा सभ्यता के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कांस्य युग सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका विकास ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति है उसी के द्वारा हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि इस हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, समझ गए, ठीक है। तो एक पॉइंट चाहो तो लिख लो, लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बस। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्रपाषाण काल की, हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्रपाषाण काल की संस्कृति से ही हुआ है। ताम्रपाषाण काल की संस्कृति से ही हुआ है, ठीक है। चलिए, अब एक शब्द समझना है आपको केवल कि हड़प्पा को हम
हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सभ्यता सभ्य से बना है सभ्यता। अगर हम सभ्य हैं तभी तो हम कहे जाएंगे सभ्यता, ठीक है। देखिए सभ्यता इसीलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखना सामाजिक सिस्टम शुरू हो गया था और इसके पहले कोई समाज नहीं था। इसके पहले क्या था? कोई समाज नहीं था। मानव अपने स्तर से जैसा मन करता वैसे रहता था, लेकिन कोई समाज में नियम कानून नहीं थे कि किस व्यक्ति के साथ हमें कैसा संबंध रखना चाहिए। भाई है तो कैसा हमारा संबंध रहेगा, ठीक है। माँ है तो उसके साथ कैसे संबंध होते हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ता है। तो समाज में ही होता है ना। लेकिन अगर समाज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कुछ जानवरों की बात करें, उनके लिए कभी सभ्यता सब यूज़ करते हैं? नहीं ना, क्योंकि देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि कुत्ते होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। कुतिया घूमती है, उसका पिल्ला होता है और कुछ समय बाद वो पिल्ला ही कुतिया को गर्भवती बना देता है। तो क्या कोई सभ्यता है इसमें? नहीं ना। लेकिन यहाँ सिस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग एक सिस्टम से रहना प्रारंभ कर देते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, अर्थात ये भारत की पहली सभ्यता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये अगर इनकी प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां कई थीं, लेकिन कुछ विद्वान इसे केवल और केवल द्रविड़ मानते हैं। फिर भी हम मानेंगे इसकी कई प्रजातियां थी। प्रजातियों का मतलब होता है कि शारीरिक बनावट के आधार पर हम उसको प्रजातियों में बांटते हैं। जैसे अगर हम देखें कि कुछ लोगों को देखा होगा कि पैर छोटे होते हैं, होता है। कुछ लोगों की नाक चपटी होती है, मतलब आपको लग जाएगा कि ये चाइनीज़ है। अगर आ जाए तो लग जाएगा क्या कि ये चाइनीज़ है, लग जाएगा कि ये इंग्लैंड का है। अगर आ जाए तो आपको लगेगा ना। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? प्रजातियों को बांटते हैं। तो ध्यान रखना, हड़प्पा के लोग जो थे वो मंगोलाइड भी थे, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी थे, और इसके साथ साथ देखा जाए तो खासकर वो द्रविड़ थे। तो अगर आपसे केवल पूछा जाए इनकी प्रजाति क्या थी तो द्रविड़ मानना, ठीक है। और यही फिर दक्षिण भारत गए थे और इसीलिए दक्षिण भारत के लोग जो हुआ करते हैं उनको हम अक्सर द्रविड़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? द्रविड़। अब दूसरी खास बात है, देखिए इसका हम देखते हैं हड़प्पा का नामकरण। नामकरण भी पता होना चाहिए, तो हेडिंग डालिए नामकरण। बहुत से नाम मिलते हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ क्या था? सर जॉन मार्शल ने खुदाई करने के लिए भेजा, ठीक है। समझ लो, पहले लिखेंगे बाद में, ठीक। तो उन्होंने क्या खुदाई करने के लिए भेजा? तो पहला स्थल खोदा गया कौन? हड़प्पा, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी को भेजा था, पता होगा सब तो लोगों को। तो दयाराम साहनी उसको खोदने के लिए गए, आगे खुदवाएंगे, देखेंगे क्या क्या मिला था। अभी केवल नामकरण देख रहे हैं। तो मैक्सिमम स्थल क्या हुए? सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले, ठीक है, जहाँ तक वो उसका पानी बाढ़ का पानी पहले जाया करता था। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस सभ्यता का उन्होंने सोचा नाम क्या रख दिया जाए। तो नाम क्या रखे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहला नाम लिखिए इसका क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए क्या हुआ, स्थल और खोदे गए, ठीक है। खुदाई तो बराबर जारी है। वर्तमान में देखा जाए तो कम से कम 800 कंकाल खोदे जा चुके हैं। इनकी टोटल जनसंख्या जो हुआ करती थी वो 50,000 हुआ करती थी। तो इसकी खुदाई बराबर लंबे समय तक चलती रही, ठीक है। और अगर खुदाई हुई देखा जाए तो इसके स्थल दूर दूर तक मिले। कहाँ तक? काफ़ी दूर तक, जहाँ तक सिंधु नदी में पानी आता है। तो जहाँ तक किसी एक, देखो एक विशेष नदी होती है और उस नदी में जिस नदियों से पानी आता है वो मेन नदी का अपवाह तंत्र होता है, ठीक है। जैसे हम गंगा की बात करें तो आप लोग गंगा के अपवाह तंत्र में बैठे हुए हो, समझ रहे हो, क्योंकि गंगा में पानी काफ़ी दूर से आता है, कई नदियों को जोड़ के, ठीक है। तो जहाँ तक मेन नदियों में पानी आता है किसी नदी के द्वारा, उस नदी का, उस क्षेत्र का हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो काफ़ी दूर दूर तक इसके स्थल मिले। तो इसीलिए ध्यान रखना, घाटी शब्द अब अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको घाटी को हटा दिया कि आप केवल नाम क्या रखो? सिंधु सभ्यता। तो अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा नाम महत्वपूर्ण क्या है? सिंधु सभ्यता। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या है, क्या कि यहाँ जितने स्थल खोदे गए थे, जिनकी खुदाई हुई थी, वो सभी के सभी बिल्कुल शहर की तरह थे, शहरों की तरह थे। जैसे वर्तमान में आप महानगर देखोगे तो सारा सिस्टम जो मिल रहा था वो पूरा शहरी था। तो फिर भी उनको लगा कि इसका नाम यही रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दूर स्थल भी हैं और सारे के सारे कोई ग्रामीण नहीं दिख रहे। शुरुआत में सब पूरे के पूरे स्थल सब शहरी दिखे थे, ठीक है।
तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, शहरी सभ्यता। भारत की प्रथम शहरी सभ्यता। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी में, एक एक करते। भारत की प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन खुदाई तो कई वर्षों तक चली है, ठीक है। इसकी खुदाई क्या हुआ, कई वर्षों तक चलती है। तो कुछ स्थल ऐसे मिले जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, तो फिर भी समस्या होगी ना। एक बार शहरी बोलो, एक बार घाटी बोलो, एक बार कुछ ना बोलो, तो फिर समस्या होगी। बाद में क्या हुआ, स्थल ऐसे मिलने लगे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, जहाँ पे कुछ ग्रामीण लक्षण मिल रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नाम तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसी कारण अब नाम चेंज करेंगे। अब उनको लग रहा है कि ऐसा नाम रख दिया जाए जो अब बार बार ना चेंज करना पड़े। तो सोचा कि जो पहला स्थल है, जो पहला स्थल खोदा गया था, जिसकी खुदाई हुई थी, उसी के नाम पर इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो बार बार अब क्या होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला स्थल कौन सा खोदा गया था, हड़प्पा। तो लिखिए, वर्तमान का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। वर्तमान में चलता क्या है, हड़प्पा सभ्यता ही चलता है। हो गया। हेडिंग डालिए, हड़प्पा का विस्तार। हड़प्पा का विस्तार देखिए, ठीक है। बस यही इतना ही जरूरत पड़ती है हड़प्पा के लिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर एक स्थल की खुदाई हुई थी, उसका नाम था क्या, मांडा। क्या नाम था, मांडा, ठीक। अगर नदी की बात करें तो चिनाब, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, इधर क्या मिलेगा, क्या है, कौन सा देश है इधर, मैप देखते नहीं देखते हो। यहाँ पर मिलेगा पाकिस्तान, ठीक है। एक स्थल मिलेगा यहाँ पर सूतकांगेडोर, दिख रहा है, सूतकांगेडोर, ठीक है। नाम अजीब लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, रट लो इसको, सूतकांगेडोर। इसकी बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। नदी की बात करें तो दास, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर यूपी की बात करें, ठीक है, यूपी ध्यान रखना, लग रहा ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूपी, यहाँ पर एक स्थल मिलेगा आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। नदी की बात करें तो कौन सी नदी, हिंडन। नीचे आइए, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में नदी गोदावरी, महाराष्ट्र में है ना। और स्थल की बात करें तो दैमाबाद, ठीक है। स्थल कौन सा है, दैमाबाद, ठीक है। अब देखो, इनको तीनों को अगर हम जोड़ दें, चलो इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, और इसको जोड़िए, तो कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, त्रिभुजाकार, ठीक है। लिखना नहीं यार, अभी लिखा देंगे, ठीक है, समझ लीजिए। तो इसकी जो आकृति हुआ करती थी हड़प्पा की, वो कैसी है, त्रिभुजाकार। लेकिन लग रहा होगा सर त्रिभुज नहीं है, तो ये इतिहास का त्रिभुज है, ठीक है, मैथ का नहीं है। तो ध्यान रखना है, इतिहास का त्रिभुज है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो इतिहास भी पढ़ लेते हैं यहाँ थोड़ी, सॉरी वो मैथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें लिखना क्या है आपको, ध्यान रखना, सबसे उत्तरी स्थल। मैथ में पढ़ते हो ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कैसे ऐसे करते हो, फिर ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ये क्या होता है, पश्चिम, पश्चिम होगा, ये पूर्व होगा, फिर अच्छा इधर, हाँ चलो ये हो गया पूर्व, ठीक है, और ये पश्चिम, ठीक। तो इसका मतलब सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है, मांडा। सबसे पूर्वी हिस्सा दक्षिणी, और पश्चिमी, सॉरी क्या है, पश्चिमी है, पश्चिमी कौन है,
सूतकांगे डोर। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये किन किन नदियों के किनारे हैं। तो अगर माणा सबसे उत्तरी स्थल है तो नदी कौन सी मिलेगी? चिनाब। मिलेगा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। कहाँ मिलेगा? यूपी में। नदी की बात करें हिंडन। दक्षिण में आ जाओ, स्थल का नाम क्या है? दैमाबाद। और आगे देखें राज्य की बात, नदी की बात करें, गोदावरी की एक प्रॉपर वो सहायक नदी है, लेकिन हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। इसको देखें अगर सूतकांगे डोर कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में नदी कौन सी होगी? दास नदी, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर हम इसकी तुलना इसको मिला दें, किससे? उत्तर को दक्षिण से, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, ध्यान रखना, 1400 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 1400 किलोमीटर। इसका मतलब उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई हुआ करती थी वो कितनी थी? 1400 किलोमीटर। अगर हम इसको मिला दें इधर तो हो जाएगा 1600 किलोमीटर। याद करने में आसान रहेगा, थोड़ा ये अंक अच्छे हैं, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और पूर्व से जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसको बना लो, या अगर लिखाना पड़े तो लिखा सकते हैं, ठीक है। बना लिया? हो गया? आगे देखिए, इसकी खास बात क्या है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी एक समकालीन सभ्यता भी हमने बताया, वो कौन सी थी? सुमेरिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद रखना, इसकी समकालीन सभ्यता कौन है? सुमेरिया सभ्यता है। अब यहाँ पर उससे हम अगर तुलना करें तो ये पूरी की पूरी शहरी सभ्यता है, ठीक है। और सुमेरिया की बात करें तो वो कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, इसको शहरी सभ्यता रखने के लिए हम एक क्या कुछ साक्ष्य मिले होंगे, ठीक है, क्यों हम इसको शहरी सभ्यता मानते हैं। दूसरी खास बात है कि इस सभ्यता को हम वैदिक काल से पहले क्यों रखते हैं, तो इसके भी 2-3 कारण है। देखो, आप लोगों ने पहले कल्पना किया होगा कि सबसे पहले वैदिक लोग भारत में आए। कुछ सोचा होगा कि भगवान राम के समय की बात, कृष्ण के समय की बात, तो बहुत पुरानी बातें हैं, वहाँ कुछ ऐसे समय दिए होते हैं तो शायद इनका कोई मतलब ही नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हड़प्पा को वैदिक काल से पहले रखते हैं। इसका कारण क्या है? एक तो है कार्बन डेटिंग, क्योंकि विज्ञान वर्तमान में जानते हो कितना तेज़ है, वो सब कुछ बिल्कुल सटीक बताता है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो वैदिक काल से क्या है? पहले की है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इसके कुछ मृदभांड हुआ करते थे, मिट्टी के बने बर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं? मृदभांड, ठीक है। तो इनके जो हड़प्पा काल के मृदभांड हुआ करते थे वो चित्रित, और इसके अलावा देखें तो पूरा कलर हुआ करता था, मतलब एक चित्र बने हुए थे मृदभांड में, ठीक है, और उन पर कलर हुआ करता था। तो इनके जो मृदभांड थे काफ़ी चमकीले हुआ करते थे, चमक उसमें हुआ करती थी। लेकिन वैदिक काल के अगर मृदभांडों की बात करें तो वो धूसर हुआ करते थे, मतलब कि वो मिट्टी की तरह हुआ करते थे। तो इसी से पता चलता है कि ये जो इनके मृदभांड थे वो पहले के हैं और अच्छे हुआ करते थे। तो एक पॉइंट ये लिख लो, मृदभांड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हड़प्पा काल के मृदभांड लाल कलर, हड़प्पा काल के मृदभांड पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। हड़प्पा काल के मृदभांड लाल कलर और चित्रित काले मृदभांड थे, या काले कलर और लाल चित्रित मृदभांड थे। इसका मतलब समझ रहे हो कि पूरा कलर कैसा है? काला, और उस पर जो चित्र बना हुआ वो कैसा है? लाल। या पूरा कलर कैसा है? लाल, और चित्र बना हुआ कैसा? काला। बस इतना ध्यान रखना, यानी चमक दमक हुआ करती थी। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा, वैदिक काल के मृदभांड, तो वो कुछ नहीं, वो बस कलर उनका काला हो सकता था लेकिन नहीं होता। खासकर ऐसे मिले हैं जो वो बिल्कुल मिट्टी की ही थे, ठीक है, उनमें चित्र भी बने थे। इसे हम बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड। बात समझ में आई? यानी चित्र भी है लेकिन वो भी मिट्टी की तरह, और कलर भी जो दिख रहा है वो भी मिट्टी की तरह है। तो क्या बोलेंगे? धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। समझ में आया? चाहो तो लिख लो। देखिए, वैदिक काल के मृदभांड, ठीक है, वैदिक काल के मृदभांड
धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड थे। चलिए इतना समझ में आया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ये शहरी सभ्यता क्यों मानते हैं, ठीक है। इसका मानने का कारण दो कारण है मुख्य, एक तो सुव्यवस्थित नगर नियोजन और एक है सुव्यवस्थित जल उपबंध। अब इसको कैसे देखोगे, कैसे देखना है, इसको कैसे समझना है। सुव्यवस्थित नगर नियोजन का मतलब होता है कि जो इनके नगर हुआ करते थे, वो इनकी जो सड़कें हुआ करती थी, उनका एक सिस्टम था। जैसे गांव में जिसका मन किया वहां से देखो सड़क जाती हैं, गांव में होता नहीं होता है। या छोटे कस्बे की अगर हम बात करें तो सड़क जा रही है, पता लगा उस सड़क के आगे मिल जाता है मकान, रास्ता ब्लॉक, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता था, सड़कें सीधी दिशाओं में होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, भले आगे जा कर के फिर भी कोई काट दे। बात समझ रहे हो। एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नालियाँ जो हुआ करती थी वो अंडरग्राउंड थी, अंदर ही अंदर नालियाँ जाती थी जो वर्तमान में बन रही हैं, और एक बड़े नाले में बाहर निकाल देती थी, ठीक है। इसके अलावा जो मकान होते थे वो रोड के किनारे ही होते थे, दिख रहा है, ये मकान होते थे। लेकिन इनकी खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि इनके जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो मेन गेट की तरफ नहीं खुलते थे, किस साइड में खुलते थे, या तो दाएं होंगे या तो बाएं होंगे या तो पीछे होंगे। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसका पहला तो कारण ये हो सकता है कि इनका जो ईंटें यहाँ पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ, तो शायद अगर पानी गिरे तो बरसात के समय में दिक्कत हो। या फिर इसके अलावा कुछ देखा होगा, बहन बेटियाँ क्या होती हैं, वो गेट दरवाजे पर बैठ जाती हैं तो उनको घूरने वाले बहुत लोग देखते हैं, है ना। तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो मेन गेट जो उनका हुआ करता था वो सड़क की तरफ नहीं खुलता था। दूसरी खास बात क्या है, इनका सुव्यवस्थित जल प्रबंध। देखिए ये क्या करते हैं, वर्तमान में यहाँ होता क्या है, कोई अगर हमें बांध बनाना है तो एक बड़ा बांध बना देते हैं, काफ़ी एरिया डूब जाता है तो दिक्कत होती है इसे, फिर आंदोलन चलते हैं, बहुत से देखा होगा, बहुत से आंदोलन चले हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो सिस्टम इनका हुआ करता था वो कैसा होता था, मान लीजिए कोई नदी है, ये नदी जा रही है, ठीक, तो एक छोटा सा बांध यहाँ पर बांध दिया तो पानी तो इसी में जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा और बढ़ जाएगा इधर उधर। बस जब ये बांध फुल होगा तो इसको थोड़ा ऊपर से काटेंगे, ठीक, ऊपर से पानी निकलेगा, फिर ये भर जाएगा तो आगे वाला जो होगा आगे फिर एक बांध बना देंगे, फिर ये भरेगा तब इसके ऊपर से पानी निकलेगा, ठीक, फिर आगे एक बनाएंगे, ये भरेगा, इसके ऊपर से पानी निकलेगा। एक ऐसी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो अगर नदी भी सूख जाए तो क्या इसमें पानी कम होगा, आराम से सिंचाई कर सकते हो। इस व्यवस्था को बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं इसको, चकड़म। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, चकड़म, ठीक है। तो ऐसा इनका कुछ जल प्रबंध बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ देखिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सिस्टम पढ़ेंगे और फिर हम स्थलों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी वंश को या सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो उसमें खास 4 चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ता है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये सब चीज़ें कवर करना है। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को कवर करेंगे, ठीक है। आज इतना, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कुछ समझ में आया या नहीं, ठीक है। और उस पर हम आगे फिर विचार करते हैं, ठीक। थैंक यू।